जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम उत्तराखंड के चार धाम यात्रा की बात करने जा रहे हैं कि हमको चार धाम यात्रा कैसे करनी है। सबसे पहले तो मैं इस चीज का आपको दावा करता हूं कि अगर ये वीडियो आप पूरी देख लेते हैं तो आपको किसी भी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको चार धाम यात्रा का संपूर्ण वर्णन करूंगा कि आपको चार धाम यात्रा कैसे करना है, कितना दिन हमको प्लानिंग करनी चाहिए, क्या हमारा साधन रहना चाहिए, मैं पैकेज बुक कराऊं कि मैं बस से जाऊं या अपनी गाड़ी से जाऊं, चार धाम यात्रा करने के दरमियान में हमारे होटल्स कहाँ मिलेंगे, कहाँ हमको भोजन करने की व्यवस्था रहेगी, क्या हमको उचित कॉस्ट में ये सारी चीजें उपलब्ध होगी या नहीं होगी, और चार धाम यात्रा में कब जाऊं जिससे मेरी यात्रा सुखद तथा मंगलमय बने, और टोटल खर्चा इस चार धाम यात्रा का कितना आ जाएगा। दोस्तों बने रहिए मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं, जिससे आपको चार धाम यात्रा करने के लिए सहूलियत भी मिले, आपका खर्चा भी कम आए और आपको किसी भी तरीके की कोई शारीरिक कठिनाई न हो। दोस्तों हालांकि भारत में चार धाम जो मुख्य धाम है वो तो हमारे हैं गुजरात के द्वारकाधीश, उड़ीसा के जगन्नाथ स्वामी, तमिलनाडु के रामेश्वरम और उत्तराखंड के बद्रीनाथ। लेकिन यहाँ पे जो चार धाम यात्रा है ये हमारे उत्तराखंड में जो चार धाम है यानी कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये चार धाम की आज हम बात करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं सबसे पहले कि हमको चार धाम यात्रा कैसे करनी है। लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि चार धाम यात्रा का कपाट कब खुलेगा। दोस्तों उत्तराखंड में ठंडी के समय पे हैवी स्नोफॉल होने के कारण यहाँ पे जो टाइम पीरियड होता है ये 6 से 7 महीने का होता है, और इन्हीं 6 से 7 महीने में आप जा सकते हैं, और वो है आपका मई से लेके अक्टूबर नवंबर के आसपास, जो कार्तिक पूर्णिमा रहती है, भाई दूज कार्तिक पूर्णिमा के आसपास आपका कपाट बंद हो जाता है। तो ये टाइम पीरियड में ही आपको ये चार धाम यात्रा करने को मिलेगी। कब जाना है, कौन सा उचित है, अभी हम वीडियो के आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कपाट कब खुलेगा। सबसे पहली जो यात्रा हमारी प्रारंभ होती है वो होती है यमुनोत्री से, उसके बाद हम जाते हैं गंगोत्री, उसके बाद हम जाते हैं केदारनाथ और उसके बाद हम जाते हैं बद्रीनाथ। तो जो यमुनोत्री और जो गंगोत्री का जो कपाट खुलने का समय है वो है 14 मई 2021 का। मैं इस साल का बता रहा हूँ, हर साल ये डेट फ्लक्चुएट होती है। और अगर मैं केदारनाथ के कपाट की बात करूं तो वो ओपन हो रहा है 17 मई को, और अगर बद्रीनाथ की बात करूं तो वो हो रहा है 18 मई को। तो ये तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि हमारे चार धाम के कपाट कब खुल रहे हैं। अब प्रारंभ करते हैं कि हमको चार धाम यात्रा कहां से शुरू करनी चाहिए, कौन सा हमको साधन लेना चाहिए और हमारा खर्चा कितना होगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको पहुंचना पड़ेगा हरि का द्वार यानी कि हरिद्वार रेलवे स्टेशन। अगर आपका माध्यम बाई ट्रेन है तो आप हरिद्वार पहुंचिए, अगर आपका माध्यम बाई फ्लाइट है तो आप देहरादून पहुंचिए। दोनों ही प्लेस से आपको बसेस अवेलेबल हो जाएंगी, टैक्सी, और वहां पे अगर आप पैकेज कराना चाहते हैं बस के द्वारा या फिर आप किसी कार के द्वारा तो आपको दोनों जगह पे उपलब्ध हो जाएंगी। चलिए दोस्तों यात्रा प्रारंभ करने से पहले ये जानते हैं कि ये टोटल हमारा कितना दिन का प्लान बनेगा। दोस्तों जो मैं प्लानिंग स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ इसमें मैंने 11 दिन लेके चला है। 11 दिन से अगर आप कम करते हैं तो डेफिनेटली आपको शारीरिक तकलीफ होगा, क्योंकि थकान बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रोड डिस्टेंस आपको एक एक दिन में 100, 200 और 250 किलोमीटर कवर करना है। तो इसीलिए एटलीस्ट 11 दिन का तो लेके चलिए। अगर आप और विश्राम चाहते हैं तो आप उसको 15 दिन भी खींच सकते हैं, लेकिन मेरे प्लानिंग के अनुसार मैंने 11 दिन का ट्रिप बनाया है। डे नंबर 1, पहले दिन हमको हरिद्वार से बरकोट के लिए बस पकड़नी है। बरकोट वो जगह है जहां पे आपको डे 1 पे रात में स्टे करना है। दोस्तों हरिद्वार से जो बरकोट की दूरी है वो 180 किलोमीटर के आसपास पड़ जाती है, और ये 180 किलोमीटर यात्रा तय करने में आपको लगभग 6 से 7 घंटा डेफिनेटली लग जाएगा। दोस्तों आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक किसी भी तरीके की ट्रांसपोर्टेशन की बात क्यों नहीं करी। दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन की बात हम आगे करेंगे, पहले हम डे वाइज प्लानिंग समझ लेते हैं, पूरा रूट समझ लेते हैं कि कैसे कैसे हमको प्लानिंग करनी है। उसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे कि आप बस से जाएं या फिर आप किसी प्राइवेट व्हीकल से जाएं। बरकोट में हमको रात में रुकना है। अब वहां पे बहुत सारे होटल्स हैं, गढ़वाल मंडल विकास निगम का भी वहां पे गेस्ट हाउस है। GMVN जो है, जिसको गढ़वाल मंडल विकास निगम कहा जाता है, ये उत्तराखंड के सरकार की तरफ से दी जाने वाली गेस्ट हाउस फैसिलिटी है। तो यहाँ पे भी आप रुक सकते हैं। आपको ऑनलाइन बुकिंग इस पोर्टल पे जाके आप जो भी लोकेशन है उस लोकेशन की आप बुकिंग कर सकते हैं, और वहां पे आपको बरकोट में प्राइवेट होटल्स भी देखने को मिलेंगे। और अगली सुबह उठकर हम बढ़ेंगे यमुनोत्री के दर्शन करने के लिए, लेकिन हमको पहले जाना पड़ेगा बरकोट से जानकी चट्टी, और ये जानकी चट्टी की दूरी है 44 किलोमीटर बरकोट से। तो सबसे पहले आप जानकी चट्टी पहुंचे, और जानकी चट्टी से हमको 6 किलोमीटर का पैदल यात्रा तय करना है, और पैदल यात्रा तय करते वक्त आपको लगभग 4 से 5 घंटा लग जाएगा, क्योंकि ये 6 किलोमीटर काफी चढ़ाई पर है। और हम पहुंचेंगे यमुनोत्री। यमुनोत्री में आप दर्शन करिए, 1-2 घंटा आप वहां स्पेंड करिए, और वापस जानकी चट्टी होते हुए आप बरकोट पहुंचे, यानी कि दूसरा दिन आपको शाम हो जाएगा बरकोट वापस आते आते, और उस दिन आप फिर से स्टे करिए बरकोट में। जो भी होटल आप लिए रहेंगे उस होटल पे आप चेकआउट मत करिए, उस दिन वापस से आप स्टे करिए। होटल की अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट की बात करूं दोस्तों तो ये आपको 500 रुपए से लेके 1500-2000 रुपए तक के होटल देखने को मिल जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से सीजन पे आ रहे हैं, कौन से सीजन में आना है, अभी मैं आगे चर्चा करता हूँ। खाने पीने की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो खाने पीने की आपके ज्यादा फैसिलिटी तो अवेलेबल नहीं है, बट आपको शाकाहारी भोजन आराम से उपलब्ध हो जाएगा, और आपको थाली सिस्टम आराम से 80 से 100 रुपए में आप भरपेट खाना खा लेंगे। तो दोस्तों आप दूसरे दिन आप स्टे करिए, वहां विश्राम करिए, और अगली सुबह यानी कि डे नंबर 3 पर
डे नंबर 3 पे आप बरकोट से अब हम बढ़ेंगे गंगोत्री धाम की तरफ, यानी कि जो दूसरा धाम है वो है हमारा गंगोत्री। लेकिन आपको डायरेक्ट गंगोत्री नहीं पहुंचना है, सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी भी हमको स्टे करना है क्योंकि वहां पे कुछ दर्शनीय स्थल और पर्यटन स्थल है। बरकोट से जो उत्तरकाशी की जो दूरी है वो आपकी लगभग 90 से 100 किलोमीटर की पड़ जाती है, यानी कि आपको हार्डली 3 से 4 घंटे में आप उत्तरकाशी पहुंच जाएंगे। उत्तरकाशी में आप होटल ले लीजिए, यहाँ पे अगेन आपको होटल वही 800 रुपए से स्टार्ट होकर 1500-2000 रुपए तक के होटल देखने को मिल जाएंगे। सेम यही एजेंडा आपका खाने पीने के लिए भी है कि वहां पे आपको 80 रुपए 100 रुपए हार्डली 150 रुपए तक होटल देखने को मिल जाएंगे भोजन के लिए, और आप वहां स्टे करिए। तो उत्तरकाशी में आपको कौन कौन सी जगह घूमना है मैं उसकी बात कर लेता हूँ। वो है काशी विश्वनाथ मंदिर, कुछ प्राचीन वहां गुफाएं हैं, वहां भी आप विजिट कर सकते हैं। मानेरी डैम है वहां भी जा सकते हैं। टेहरी डैम भी आप जा सकते हैं, थोड़ा सा दूर है, लगभग 40-50 किलोमीटर के आसपास है, तो आप वहां भी जा सकते हैं। और वापस उस दिन रात में स्टे करिए उत्तरकाशी में, और तीसरा दिन आपका यहाँ पे पूर्ण होता है। बढ़ते हैं चौथे दिन की तरफ। चौथे दिन आप अर्ली मॉर्निंग गाड़ी पकड़िए और प्रस्थान करिए गंगोत्री की तरफ। उत्तरकाशी से जो गंगोत्री की दूरी है वो आपकी 100 किलोमीटर पड़ जाती है, और आप गंगोत्री में पहुंचकर गंगोत्री माता का वहां मंदिर है तो वहां दर्शन करिए, मत्थे टेकिए। गौरी कुंड है, वहां कुंड में जाइए। अगर आप स्नान करना चाहते हैं तो स्नान भी कर सकते हैं। सूर्य कुंड है, वहीं पे सूर्य कुंड पे भी दर्शन करिए। और अगर आप जाना चाहते हैं दोस्तों गौमुख, तो गंगोत्री से जो गौमुख की दूरी है वो आपकी 16 किलोमीटर की पड़ जाती है, और ये 16 किलोमीटर आपको पैदल डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, यानी कि ट्रैकिंग करना पड़ेगा। तो अगर आप गौमुख जाना चाहते हैं, यानी कि जहां पे गंगा नदी का उद्गम स्थल है उस स्थान पे जाना चाहते हैं जिसको गौमुख कहा जाता है, तो वहां पे आप जाने के लिए एक दिन और ऐड कीजिए, क्योंकि 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग करेंगे और फिर वापस भी आना है तो उसके लिए आपको एक दिन ऐड करना ही पड़ेगा। लेकिन वहां जाने के लिए आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिट लेना पड़ता है, और साथ ही साथ वहां पे आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, तभी वहां पे आपको आगे जाने की आज्ञा दी जाती है। तो दोस्तों आपको चौथे दिन गंगोत्री दर्शन करके वापस उत्तरकाशी आना है, और उत्तरकाशी में आपको फिर से चौथे दिन की रात बिताना है, यानी कि उत्तरकाशी में भी आपको रूम जमा मत करिएगा। जो रूम आप लिए रहेंगे उसी रूम को आप 2 दिन के लिए बुक कराइएगा, और उस दिन आप विश्राम करिएगा। डे नंबर 5, पांचवें दिन आपको प्रस्थान करना है सोनप्रयाग की तरफ, यानी कि हमारे महादेव की तरफ, केदारनाथ स्वामी जी के दर्शन करने के लिए। दोस्तों उत्तरकाशी से हम सोनप्रयाग जाएंगे क्योंकि सोनप्रयाग में हमको स्टे करना है। उत्तरकाशी से हमको सोनप्रयाग जो जाना है वो 220 किलोमीटर लगभग आपका पड़ जाता है, और 220 किलोमीटर तय करने के लिए आपको लगभग 10 से 11 घंटे का बाई रोड डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, जो कि काफी थकान भरा होगा। तो सोनप्रयाग आप पहुंचकर 5वें दिन रात हो जाएगी आपको इतना तय करते करते। आप स्टे करिए और वहां पे आप भोजन करने की भी आपको व्यवस्था मिल जाएगी। सोनप्रयाग में आपको होटल्स बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये रूट जो है ये केदारनाथ जाने का रूट है, तो यहाँ पे आपको होटल्स की कमी देखने को नहीं मिलेगी। तो आप यहाँ स्टे करिए, भोजन करिए और उस दिन विश्राम करिए। डे नंबर 6, 6वें दिन आपको उठना है और फ्रेश होके सोनप्रयाग से हमको देवों के देव महादेव के दर्शन करने के लिए ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है। अब ये ट्रैकिंग जो दोस्तों है ये आपको गौरीकुंड से करनी है, यानी कि सोनप्रयाग से आपको 5 किलोमीटर सुमो या जीप के द्वारा आप पहुंचेंगे पहले गौरीकुंड। गौरीकुंड से पैदल यात्रा प्रारंभ होती है, और यही गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक जाने के लिए 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग आपको करनी पड़ेगी। और ये 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग या तो आप चाहे तो घोड़े खच्चर के द्वारा कर सकते हैं, या तो चाहे आप हेलीकॉप्टर के द्वारा कर सकते हैं, या तो चाहे आप पिट्ठू के द्वारा भी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो अभी फेयर आपको आगे बताऊंगा कि टोटल कॉस्ट कितना आएगा, टोटल आपका प्रति व्यक्ति बजट कितना बनेगा, तो वो आपको पैदल यात्री का बताऊंगा। अगर आप हेलीकॉप्टर लेते हैं या अगर आप पिट्ठू लेते हैं तो डेफिनेटली आपका कॉस्ट काफी ज्यादा हाई हो जाएगा। तो आप 6वें दिन आप केदारनाथ के लिए ट्रैकिंग प्रारंभ करिए। गौरीकुंड से आपको प्रस्थान करनी है, और केदारनाथ आप 6वें दिन तो पहुंच जाएंगे शाम होते होते, और उसी दिन आप 8-9 बजे तक दर्शन भी कर लीजिए महादेव का। और 7वें दिन भी आप वहीं रुकिए, क्योंकि वहां पे 2-4 और छोटे छोटे पॉइंट है जो कि 3 से 4 किलोमीटर के दायरे पे हैं। 7वें दिन भी हमको आसपास के जगह घूमने हैं, और हम दोपहर होते होते हमको वापसी सोनप्रयाग के लिए रवानगी लेनी है, यानी कि केदारनाथ से हमको रिटर्न होना है। 7वें दिन हम पहुंच जाएंगे सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग में पुनः हमको स्टे करना है। और 8वें दिन प्रस्थान करिए आप बद्रीनाथ धाम के लिए। दोस्तों अगर आपका पैकेज नहीं है, अगर आपका खुद का गाड़ी नहीं है, तो आपको सोनप्रयाग से बद्रीनाथ के लिए डायरेक्ट बसेस ढेर सारी मिल जाएंगी। दोस्तों सोनप्रयाग से बद्रीनाथ की जो लगभग दूरी है ये आपकी 220 किलोमीटर की पड़ जाती है। बद्रीनाथ मंदिर पहुंचकर आपको किसी भी तरीके का कोई ट्रैकिंग नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्ट बस लेके जाती है। बद्रीनाथ बस स्टैंड में उतरिए और वहीं पे आसपास आपको ढेर सारे प्राइवेट होटल्स, GMVN के गेस्ट हाउस और आपके धर्मशाला देखने को मिल जाएंगे, जो कि धर्मशाला की अगर मैं बात करूं तो 100 रुपए 150 रुपए से भी स्टार्ट हो जाती है। डॉर्मेट्री भी वहाँ पे आपको 40 से 50 रुपए में पर बेड आपको मिल जाएगा, तो आप बद्रीनाथ में स्टे कर सकते हैं। खाने पीने की भी आपको इसी तरीके से व्यवस्था वहाँ मिल जाएगी। तो बद्रीनाथ आप पहुंच चुके हैं 8वें दिन में। उस दिन आप स्टे करिए, क्योंकि आप 220 किलोमीटर की यात्रा करके आए हैं बाई रोड, तो काफी ज्यादा थकान महसूस होगी। और 9वें दिन उठकर आप बद्रीनाथ स्वामी जी के दर्शन करिए और आप आसपास की जितने भी जगह है उसको घूमिए, और 9वें दिन भी आप बद्रीनाथ में ही स्टे करिए। 10वें दिन आपको प्रारंभ करनी है अपनी वापसी।
वापसी आपको वापस हरिद्वार ही आना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ट्रेन हरिद्वार से होगी या फिर आपकी देहरादून से फ्लाइट हो सकती है। लेकिन मैं ये सजेशन दूंगा कि आप बद्रीनाथ से डायरेक्ट एक ही दिन में हरिद्वार की यात्रा मत करिए, क्योंकि आपका शरीर काफी ज्यादा थक जाएगा, आपकी तबीयत भी अस्वस्थ हो सकती है। तो आपको बद्रीनाथ से सबसे पहले आना है रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग में आप एक दिन और स्टे कर लीजिए। वहां भी आपको भोजन करने की ढेर सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। रुद्रप्रयाग में स्टे करिए और आप 11वें दिन रुद्रप्रयाग से हरिद्वार के लिए रवानगी लीजिए। चलिए दोस्तों, ये तो थी बातें कि हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं और टोटल 11 दिन का मैंने एक एंटायर जर्नी आपको बताया। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं दोस्तों हम कि हमको 4 धाम यात्रा करने के लिए सबसे उचित और सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मई महीने में ये इसका कपाट खुल जाता है और अक्टूबर नवंबर के आसपास ये चलता है। लेकिन मई और जून ये 2 महीने में सबसे ज्यादा रश होता है, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअली केदारनाथ के यात्री बहुत ज्यादा होते हैं और साथ ही साथ आपके 4 धाम के यात्री बहुत ज्यादा होते हैं, जिससे आपको जो भीड़ देखने को मिलती है वो तो मिलती ही है, प्लस आपके होटल के कॉस्ट और आपके खाने पीने के कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जो उचित समय है 4 धाम यात्रा करने का वो है आपका सितंबर से अक्टूबर वाला महीना, क्योंकि इस महीने में ना तो आपकी बारिश होती है, ना तो आपकी भीड़ होती है, और साथ ही साथ आपका फेयर भी कम हो जाता है, क्योंकि होटल के कॉस्ट और भोजन के कॉस्ट आपको दोनों ही कम देखने को मिलेंगे। और रही बात अगर आप मानसून की यात्रा करना चाहते हैं तो दोस्तों आषाढ़ में यात्रा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां पे लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम होती है और आपका बारिश में पूरे यात्रा का मजा किरकिरा हो जाएगा। तो मैं यही सजेशन दूंगा कि आप सितंबर से अक्टूबर वाला समय का चयन करिए। अब बात करते हैं कि हमारा साधन क्या होगा, क्या वहां पे कॉस्ट लिया जाता है बस वालों का, टैक्सी वालों का, और अगर हम खुद की गाड़ी से जाते हैं तो। दोस्तों, अगर आप हरिद्वार से पैकेज बुक करना चाहते हैं, यानी कि बस के पैकेज वहां होते हैं, ढेर सारे आपको वहां पे 4 धाम यात्रा के ट्रैवल एजेंट मिल जाएंगे, जो कि आपको 10 से 11 दिन का ट्रिप बना के बताएंगे। और इस पैकेज में वो शामिल करते हैं आपके ब्रेकफास्ट की व्यवस्था, आपके डिनर की व्यवस्था। लंच की व्यवस्था पैकेज में शामिल नहीं होता है, क्योंकि लंच के समय पे आप साइट सीइंग पे रहते हैं, तो इसलिए ब्रेकफास्ट, आपकी गाड़ी का यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का, और आपके डिनर का खर्चा, प्लस आपके होटल का खर्चा, जहां भी होटल रूम रहेंगे वो आप लोगों को उसी पैकेज में शामिल रहेगा। तो अगर आप पैकेज कराते हैं तो ये सारी चीजें आपको उसमें इंक्लूड रहेगी। और इसका जो कॉस्ट होता है, अगर बस वाले की अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, एक व्यक्ति का जो किराया है वो आपका 20,000 से 35,000 रुपए प्रति व्यक्ति रहता है ये पैकेज में। और ये जो फेयर है 20,000 से 35,000, ये डिपेंड करता है कि आप बस किस तरीके से कर रहे हैं। अगर आप एसी बस करेंगे तो डेफिनेटली आपका 35,000 रुपए जाना ही है। अगर आप नॉन एसी बस करते हैं तो फिर आपका 20,000 में भी काम हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आपकी बस कैसी है। हालांकि आपको एसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो घाट सेक्शन पे आपको चलना है, पूरे पर्वत है उत्तराखंड में, आपको मालूम ही है कि गर्मी ज्यादा नहीं पड़ती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर हम टैक्सी के द्वारा जाते हैं, टैक्सी मींस एक 4 व्हीलर कार। अगर आपकी परिवार है, 4 लोग हैं या 5 लोग हैं, तो आप कोई भी एक कार बुक करा लीजिए। खुद से होटल लेना चाहते हैं, खुद ही अपने खाने की व्यवस्था करना चाहते हैं, तो टैक्सी अगर आप बुक कराते हैं 4 सीटर गाड़ी, तो इसका जो कॉस्ट पड़ जाता है ये दोस्तों आपका 30,000 से 40,000 रुपए के आसपास चला जाता है। ये सिर्फ 11 दिन में आपको टोटल ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बता रहा हूँ कि आप 4 मेंबर या 5 मेंबर रहेंगे तो गाड़ी वाला आपसे 30,000 से 40,000 रुपए अपने गाड़ी का भाड़ा लेगा। इसमें आपके किसी भी तरीके के होटल के खर्चे, खाने पीने के खर्चे इंक्लूड नहीं है यहाँ पे। और अगर रही बात आप अपने व्हीकल से जाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप अपने व्हीकल से भी जा सकते हैं। रूट आप गूगल मैप के हेल्प से पहुंच सकते हैं। आपका खर्चा डेफिनेटली बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि पर्सनल गाड़ी है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको 4 धाम यात्रा का संपूर्ण वर्णन आपको मिल गया होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि और किस यात्रा का आप वीडियो चाहते हैं, मैं जरूर आपके लिए प्रकाशित करूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, हर हर महादेव। आपकी यात्रा मंगलमय हो।